मंचावर बसलेले भारतीय जनता पार्टीचे वरिष्ठ नेते श्री चिंतामण वनगा, गुजरातचे खासदार डॉक्टर के.सी. पटेल, बाबाजी कोठोले, श्री हरी भोये आणि हा इलेक्शनमध्ये भारतीय जनता पार्टीचे उमेदवार श्री विष्णू सावरा, श्री पास्कल धनारे, श्री जगदीश दोढ़ी, श्री प्रेमचंद गौड़, श्री राजन नाइक और विशाल संख्या में आए हुए पालघर के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हा त्रिवेणी संगम आहे. सागरी, नागरी आणि डांगरींचा संगम आहे. म्हणून मी म्हटलं हा त्रिवेणी संगम आहे. भाइयों बहनों, मेरा जन्म गुजरात में हुआ. गुजरात का समुद्री तट और आपका नाता बहुत पुराना रहा है. यहाँ के सारे मछुआरे मच्छी पकड़ने के लिए उस तरफ आते हैं और पाकिस्तान की सीमा तक जाते हैं ना. हाँ, मला माहित है. और उसके कारण एक प्रकार से गुजरात के माछीमार और इस पालघर इलाके के माछीमार ये सुख दुख के साथी है. कभी गुजरात के मछुआरे को कष्ट होता है तो पालघर के मछुआरे मदद करते हैं. कभी पालघर के मछुआरे को कष्ट होता है तो गुजरात के मछुआरे मदद करते हैं. और मैंने इन लोगों के बीच जो भाईचारा देखा है, बड़ा गजब का भाईचारा है. इतना प्रेम का बंधन है इनका, शायद जमीन पर रह करके काम करने वाले लोग उस प्यार को नहीं समझ पाएंगे जो समंदर के अंदर रह करके इतनी निकटता का अनुभव करते हैं. और इसलिए एक प्रकार से समुद्री तट पर गुजरात का और आपका जीवन एक प्रकार से एक रस जीवन रहा है. जमीन पर तो सीमाएं बन जाती हैं, सरहदें अंकित हो जाती हैं, लेकिन समंदर में तो अपनेपन के सिवाय कोई सीमा ही नहीं होती है. जैसा दरिया विशाल होता है वैसा समंदर में काम करने वाले का दिल भी विशाल होता है. और भाइयों बहनों, जो कठिनाई पाकिस्तान से गुजरात के मछुआरों को भुगतनी पड़ती है, वही कठिनाई महाराष्ट्र के मछुआरों को भी पाकिस्तान से झेलनी पड़ती है. यहां के भी हमारे मछुआरे पाकिस्तान की जेलों में बंद कर दिए जाते हैं.
गुजरात के मछुआरे भी पाकिस्तान की जेलों में बंद कर दिए जाते हैं। मैंने प्रधानमंत्री बनकर के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से इस विषय में गंभीरता से चर्चा की थी। प्रधानमंत्री पद के शपथ के बाद किसी विदेशी नेता के साथ मैंने सबसे पहले कोई बात की हो तो मैंने यहां के मेरे मछुआरों की चिंता व्यक्त की थी। मेरा पहला काम यह था और मैंने कहा था पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जी से कि आप ये हमारे जो मछुआरों को जेलों में बंद करते हो, साथ साथ उनकी बोट भी कब्जा कर लेते हो। 5-5, 10-10, 15-15 लाख रुपए की बोट मछुआरा बेचारा जाएगा कहां? भाइयों बहनों, 10 साल में पहली बार पाकिस्तान ने 50 से अधिक बोट वापस करने का काम किया और 200 से अधिक मछुआरों को जेल से छोड़ने का काम किया। भाइयों बहनों, सरकार बनाने के तुरंत बाद अगर मैंने पहला काम किया तो ये काम किया। उसी प्रकार से केरल की हमारी बेटियां इराक के लोगों की सेवा करती थी। आतंकवादियों ने उनको बंदी बनाया। बहुत बड़ी तादाद में नर्सिंग में काम करने वाली हमारी केरल की गरीब परिवार की बेटियां, आप कल्पना कर सकते हैं उन पर क्या बीत सकता था। अभी आपने देखा होगा टीवी के सामने ये आतंकवादी किसी न किसी विदेशी व्यक्ति को लाते हैं, कभी पत्रकार को लाते हैं और उनका गला काट देते हैं और दुनिया को डराने के लिए इन लोगों का उपयोग करते हैं। उसी आतंकवादी गिरोह के हाथ में हमारी केरल की बेटियां कब्जे थी। भाई बहनों, आप सबके आशीर्वाद से उन केरल की बेटियों को सम्मान के साथ वापस लाने में हम सफल हुए। उन बेटियों पर कोई खरोच नहीं आई भाइयों, कोई खरोच नहीं आई। कभी कभी हमारे कांग्रेस के नेता पूछते हैं मोदी ने 60 दिन में क्या किया। मैं एक कांग्रेस वालों को पूछता हूं, भाइयों बहनों, 60 साल उन्होंने राज किया। 60 साल पंचायत से लेकर के पार्लियामेंट तक उन्होंने राज चलाया। कभी हिसाब दिया क्या? जरा जवाब दीजिए, हिसाब दिया क्या? कभी अपने वादों का जवाब दिया? अपनी घोषणाओं का जवाब दिया? भाइयों बहनों, खुद तो किसी को जवाब नहीं देते और मेरे से जवाब मांग रहे हैं। भाइयों बहनों, मैं प्रधानमंत्री के घर में पैदा नहीं हुआ हूं। न ही मैं मुख्यमंत्री के घर में पैदा हुआ हूं। मैं तो एक सामान्य परिवार में पैदा हुआ हूं। आप ही के बीच में पला बड़ा हूं, आप ही के बीच में रहा हूं, आप ही ने मुझे बड़ा बनाया। भाइयों बहनों, इसलिए मैं आपको जवाब देने के लिए तैयार हूं। आप ही मेरे मालिक हैं,
ये जनता जनार्दन, यही मेरा हाईकमांड है। और इसलिए आपने मुझे जो जिम्मेवारी दी है, मैं पाई पाई का हिसाब दूंगा, पल पल का हिसाब दूंगा। ये मुझ पे भरोसा कीजिए भाई। और इसलिए मैं कहता हूं, इतना ही नहीं भाइयों, 3-3, 4-4 साल से हमारे कई राज्यों के निर्दोष कारीगर जो विदेशों में काम करते थे, वेस्ट एशिया में काम करते थे, गल्फ कंट्रीज में काम करते थे, किसी न किसी कारण से या तो उनके पासपोर्ट जब्त कर लिए गए थे या इनको जेलों में बंद कर दिया गया था। बहुत बड़ी तादाद में ये लोग 3-3, 4-4 साल से विदेशों की जेलों में सड़ रहे थे। कोई जवाब नहीं दे रहा था। हिंदुस्तान के गरीब परिवार दिल्ली सरकार के दरवाजे खटखटा रहे थे कि हमारे बच्चे नौकरी करने गए थे, मजदूरी करने गए थे। कोई टर्नर था, कोई फीटर था, कोई प्लम्बर था, कोई वायरमैन था, गरीब परिवार के लोग। पता नहीं बच्चे कहां गए, 3 साल हो गए, कोई अता पता नहीं चलता है। भाइयों, सरकार बनने के 100 दिन के भीतर भीतर इन विदेशी ताकतों से बात की, भारत के नौजवानों की चिंता जताई, और आज मैं गर्व के साथ कहता हूं, वो सारे नौजवान भी अपने घर वापिस आ गए, सुख चैन की जिंदगी जी रहे हैं। भाइयों बहनों, जो लोग हमारा हिसाब मांग रहे हैं, उनको कभी न मछुआरों की याद आई, न गरीब परिवार की बेटियों की याद आई, न गरीब मां बाप के बेटे जेलों में सड़ रहे थे उनकी याद आई। अगर चिंता की तो हमने की है भाइयों। और इसलिए मैं कहने आया हूं भाइयों, अब ये पालघर जिला अपना पालने में जुड़ रहा है। मुझे बताओ भाई, बच्चा अस्पताल में पैदा हो, लेकिन बाद में तो बड़ा आप ही को करना पड़ता है ना, देखभाल आप ही को करनी पड़ती है ना, उसका ख्याल आप ही को रखना पड़ता है ना, कि डॉक्टर रखता है, आप ही को रखना पड़ता है ना। तो अब पालघर का जन्म हो चुका है, उसको बड़ा कौन बनाएगा, उसकी देखभाल कौन करेगा। भाइयों बहनों, दिल्ली सरकार से कोई बड़ी सरकार है जो इसकी देखभाल कर पाए, इसकी चिंता कर पाए। मैं आपको वादा करता हूं, ये नया जिला बना है, उसे बहुत सी चीजों की जरूरत होगी। उसको विकास के लिए बड़ी गंभीरता से कुछ काम करने पड़ेंगे। आप महाराष्ट्र में पूर्ण बहुमत वाली सरकार बना दीजिए, पूर्ण बहुमत वाली। पालघर को भले अभी अभी पैदा हुआ जिला है, लेकिन महाराष्ट्र से अच्छे जिलों में उसको लाकर का खड़ा दे करने का काम हम करेंगे। ये पालघर जिला ऐसा है जहां सागरी लोग भी हैं, नागरी लोग भी हैं और डांगरी लोग भी हैं। मेरे आदिवासियों का कल्याण, भाइयों बहनों, ये कांग्रेस की सरकार देश आजाद हुआ तब से बनी है कि नहीं बनी है। पहले प्रधानमंत्री नेहरू बने थे कि नहीं बने थे, इंदिरा गांधी ने राज किया कि नहीं किया, राजीव गांधी ने राज किया कि नहीं किया,
पर्दे के पीछे सोनिया बहन ने राज किया कि नहीं किया? सबने किया ना? मुझे बताइए, ये हमारा आदिवासी समाज पहले था कि नहीं था? जरा जोर से बताइए। आदिवासी समाज पहले था कि नहीं था? देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा, तब बिरसा मुंडा के नेतृत्व में आदिवासियों ने आजादी का जंग लड़ा था कि नहीं लड़ा था? प्रभु रामचंद्र जी की मदद आदिवासियों ने की कि नहीं की? छत्रपति शिवाजी महाराज की लड़ाई में आदिवासियों ने हिस्सा लिया कि नहीं लिया? इतने सालों से आदिवासी है, लेकिन कभी कांग्रेस की सरकार को आदिवासियों की याद आई थी क्या? भाइयों बहनों, 50 साल तक कांग्रेस ने कभी आदिवासियों के लिए अलग मंत्रालय नहीं बनाया, अलग बजट नहीं तय किया, अलग मंत्री नहीं बनाया। यह अटल बिहारी वाजपेयी जी की पहली सरकार बनी। हिंदुस्तान में अटल बिहारी वाजपेयी जी की पहली सरकार बनी, जिस सरकार ने आदिवासियों के लिए अलग मंत्रालय बनाया, आदिवासी को ही उसका मंत्री बनाया, सरकारी खजाने से आदिवासियों के कल्याण के लिए अलग बजट बनाया। और भाइयों बहनों, इस बार भी बजट में हमने वन बंधु कल्याण योजना के तहत निश्चित समय सीमा में आदिवासियों के कल्याण की एक बहुत बड़ी योजना बनाई है, जिसका लाभ यहां के मेरे आदिवासी भाइयों को मिलने वाला है। भाइयों बहनों, नगरों में भी, हम मुंबई के निकट है, कितना विकास हो सकता है। यहां के लोगों को अगर अच्छे से रेल का नेटवर्क मिल जाए तो यहां के नौजवान को रोजगार के लिए कहां पर भी पहुंचना है तो आराम से पहुंच करके रात को घर आ सकता है कि नहीं आ सकता है। भाइयों बहनों, हमारा एक सपना है, 8 साल के बाद भारत की आजादी के 75 वर्ष होने वाले हैं। देश के महापुरुषों ने आजादी के लिए अपना जीवन दे दिया, फांसी के तख्त पर लटक गए, जवानी जेलों में काटी, कितने कितने कष्ट झेले। उन महापुरुषों ने हमें आजादी किसके लिए दिलवाई थी? ये आजादी अमीरों के लिए नहीं है, ये आजादी धन्ना सेठों के लिए नहीं है, ये आजादी बड़े बाबुओं के लिए नहीं है, ये आजादी गरीब लोगों के लिए है, गरीब लोगों के लिए, उनका कल्याण करने के लिए है। और इसलिए भाइयों बहनों, हमने सपना संजोया है कि 2022 में जब भारत की आजादी के 75 साल होंगे, तब हिंदुस्तान में एक भी परिवार ऐसा न हो जिसके पास रहने के लिए अपना खुद का घर न हो, ऐसा एक भी परिवार। आजादी के बाद गरीब परिवार को रहने के लिए घर मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? जरा जोर से बताइए, घर मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? गरीब से गरीब व्यक्ति को भी अपना घर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भाइयों बहनों, और घर कहने के लिए सिर्फ 4 दीवारें नहीं, मेरा सपना है ऐसा घर हो
जिस घर में बिजली हो, पानी हो, शौचालय हो, नजदीक में बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल हो, बुजुर्ग अगर बीमार हो जाए तो पास में अस्पताल हो, ऐसा घर उसको मिलना चाहिए। और इस काम पर मैं, भाइयों बहनों, अब तो जगह नहीं है, आप वहीं बिठाइए ना। अब मैदानी छोटा पड़ गया, क्या करेंगे? हाँ, अब जो आए वहीं बिठाइए आप पीछे। हाँ, यहां जगह ही नहीं, कहां भेजोगे आप? इधर भी भाई पीछे ही रोक लीजिए, जगह ही नहीं बची है। भाइयों बहनों, मैं 13 साल तक गुजरात में मुख्यमंत्री रहा, लेकिन गुजरात में कभी सुबह 9 बजे पब्लिक मीटिंग करने की हिम्मत मैंने नहीं की। मैं सच बताता हूं, सुबह 9 बजे कोई नहीं आता। मैं हैरान हूं जी, 9 बजे इतनी बड़ी संख्या। भाइयों बहनों, ये पॉलिटिकल पंडितों को समझ आएगा कि पालघर में क्या होने वाला है। आप इतना सुबह सुबह जल्दी मुझे आशीर्वाद देने के लिए आए, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं भाइयों, बहुत आभारी हूं। भाइयों बहनों, भले हम सागरी हो, डोंगरी हो, नागरी हो, अगर हमें विकास करना है तो हमें नौजवान को रोजगार देना होगा। और नौजवान को रोजगार देने के लिए हर नौजवान को हुनर सिखाना, स्किल डेवलपमेंट। एनसीपी कांग्रेस ने स्कैम महाराष्ट्र बनाया, हम स्किल महाराष्ट्र बनाना चाहते हैं, स्किल महाराष्ट्र। भाइयों बहनों, भ्रष्टाचार ने महाराष्ट्र को बर्बाद कर दिया है। भ्रष्टाचार करने में उन्होंने कुछ नहीं छोड़ा जी, कुछ नहीं छोड़ा। अमीरों को भी लूटा, गरीब का खाना भी लूट लिया, किसान का पानी लूट लिया, मजदूरों का काम लूट लिया। इतना ही नहीं, करगिल के शहीदों की विधवाओं के घर भी लूट लिए इन्होंने। इतना ही नहीं भाइयों, मध्याह्न भोजन में बच्चे की थाली में से भी मार गए लोग, उसमें से भी चोरी कर ली। भाइयों बहनों, ये महाराष्ट्र को लूटने देना है क्या? पूरी ताकत से बताओ, क्या महाराष्ट्र बचाना है कि नहीं बचाना? महाराष्ट्र बचाना है कि नहीं बचाना है? अगर आज महाराष्ट्र बचेगा तो आपके बच्चों का भविष्य बचेगा भाइयों। अगर महाराष्ट्र ऐसे ही लूटता रहा तो आप बर्बाद होंगे। इतना ही नहीं, आपकी आने वाली पीढ़ी भी बर्बाद हो जाएगी। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आज आपसे अनुरोध करने आया हूं, महाराष्ट्र में पूर्ण बहुमत वाली भाजपा की सरकार बनने वाली है। हरियाणा में भी पूर्ण बहुमत वाली भाजपा की सरकार बनने वाली है। और भाइयों बहनों, इन दोनों राज्यों को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए मैं कंधे से कंधा मिला करके आपके साथ खड़ा हूं। और इसीलिए भाइयों बहनों, मैं आपसे अनुरोध करता हूं, आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। शाम को 5 बजे चुनाव प्रचार समाप्त हो जाएगा और परसों 15 तारीख को मतदान होने वाला है। भाइयों बहनों,
ये 15 तारीख को कमल के निशान पर उंगली दबा करके आसुरी शक्तियों को नाश करना है भाइयों। 15 तारीख को 15 साल के भ्रष्टाचार का मृत्यु घंट बजाना है। 15 तारीख को बेईमानों को हमेशा हमेशा के लिए विदाई देने का मौका है भाइयों। भगवान श्री कृष्ण की उंगली में ताकत थी, भगवान श्री कृष्ण की उंगली में ताकत थी। वो सुदर्शन चक्र से आतताइयों का नाश किया था। कलयुग में लोकतंत्र में आपकी उंगली में भी वैसी ही ताकत है। आप कमल पे बटन दबाइए, सारी आसुरी शक्तियां नष्ट हो जाएगी भाइयों। भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाइए। भाजपा के सभी प्रतिनिधियों को भारी बहुमत से विजयी बनाइए। ज्यादा से ज्यादा मतदान कीजिए और महाराष्ट्र में विकास के युग का आरंभ कीजिए। यही मेरी आपसे प्रार्थना है। दोनों मुट्ठी बंद करके मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। सभी उम्मीदवार मेरे पास आ जाए, उम्मीदवार यहां आ जाए, सारे उम्मीदवार आ जाए। दोनों मुट्ठी बंद करके बोलिए, भारत माता की। ऐसे नहीं, आवाज गुजरात तक जानी चाहिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता